खाका नजीर साहब बहुत शुक्रिया। ये सर जो हालात हमारे सामने हैं इसकी रोशनी में ये पीआईए अब चलेगी कैसे? असद साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पहले मैं ये कहूँगा कि 2013 में मैंने एक किताब लिखी, बल्कि ये इससे पहले ही छप गई थी शायद, जो 212 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को कवर करती है। ये किताब जो है इस वक्त हमारी वेबसाइट पे पड़ी हुई है फाइनेंस डिवीजन के, और फिर हम हर साल उसको अपग्रेड करते रहे। हमें ये पता चला कि पाकिस्तान के पास मतलब 85 तो कमर्शियल एसओईज हैं, उसके 83 सब्सिडीज हैं, 44 नॉन कमर्शियल एसओईज हैं, फिर सेक्शन 42 की कंपनीज हैं। पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस, एविएशन, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट्स, होलसेल, रिटेल एंड मार्केटिंग। ये है पाकिस्तान गवर्नमेंट का फुटप्रिंट। आज भी ये फुटप्रिंट इसी तरह मौजूद है इन सब सेक्टर्स में। सो यहाँ से तो गुफ्तगू का अंदाज करें तो हमें इस पूरे फुटप्रिंट को जाकर देखना है, और इसमें सबसे बड़ा जो एशलीज हील है वो एनर्जी सेक्टर और एविएशन और पीआईए जिसका आपने जिक्र किया। सो मैं पहले ब्रॉड से शुरू करता हूँ। देखिए, एक तो ओनरशिप मॉडल ही नहीं क्लियर है, फिर इतने बड़े फिस्कल कॉन्सिक्वेंसेस हैं चीज़ों के जिसकी कोई हद नहीं है, फिर डेटा अवेलेबिलिटी एक प्रॉब्लम हुई, और जो प्राइवेटाइजेशन एफर्ट हुआ वो बहुत वीक था और वो कई दफ़ा चला और फिर रुक गया। रीस्ट्रक्चरिंग एफर्ट हैज़ यील्डेड वेरी लिटिल रिजल्ट बिकॉज हम उसको कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके, और ना ही कॉम्पिटेंट बोर्ड्स और ना ही कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट ला सके, और ना ही इजाज़त दे सके कि इनको कमर्शियल इदारों की तरह चलाएं। पावर सेक्टर क्रिटिकल है इस सारे एरिया में बिकॉज बहुत बड़ा लॉस कर है। पीआईए क्रिटिकल है, 86 बिलियन रुपए का लॉस है पिछले साल का पीआईए का। रेगुलेटरी सेक्टर एक बहुत बड़ा इसमें भी इम्पेडिमेंट है बिकॉज जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, चाहे वो पीआईए के केस में हो, जो हमारे ओपन स्काई पॉलिसीज हैं, चाहे वो एनर्जी के सेक्टर में हो, अगेन ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। अनटारगेटेड सब्सिडीज और कंटिन्यूस सपोर्ट एक बहुत बड़ा फिस्कल बोझ है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो एक बहुत बड़ा एजेंडा आपके सामने रख दिया है, तो बड़ी क्लियरली इन द शॉर्ट रन तो देखें, यू कीप पीआईए अफ्लोट बाय गिविंग अ सिग्नल टू द बैंक्स कि पीआईए में एक बहुत बड़ी गारंटी गवर्नमेंट की खड़ी है और जो भी जहाज़ों के इस वक्त पार्ट्स की ज़रूरत है, सो यू कीप देम अफ्लोट। फिर आप ये सोचिए कि इसके ऊपर एक लेजेंडरी लोन्स हैं, उसको आपको हटाना पड़ेगा। उसको आपको, हमने उस वक्त भी ये काम किया, फिर आगे नहीं चल सका, हमने एक कंपनी रजिस्टर की। असद भाई, एक दिन रात को बहुत लेट बैठकर मैंने एक कंपनी रजिस्टर करवाई ऐसी सीपी में कि हम पीआईए के जो लेजेंड, जो पुराने लोन्स हैं, जो लेगेसी लोन्स जो कहलाते हैं, उनको मूव करेंगे। आज भी सिस्टमैटिकली उनको मूव करना पड़ेगा, और फिर आपको एक क्लीन पीआईए बनानी पड़ेगी जिसकी आप निजकारी की टीम लाइए वहां पे। एक और बात याद रखिए, ये टीम ना लाइए कि आप ये सोचिए कि रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। ये एफर्ट, आई थिंक वी हैव रन आउट ऑफ स्टीम विद दिस एफर्ट। आप एक टीम लाइए जो पीआईए की निजकारी कर सके। उसका मतलब है कि जो फाइनेंसिंग हुई है उसको बाइफरकेट करके क्लीन करना शुरू करे। पीआईए होल्डिंग्स एक कंपनी है, उसको क्लीन करे जिसमें स्क्राइब और रूजवेल्ट होटल है, उसकी अलग वैल्यूएशन करे, और फिर देखे कि इन जो जहाज हैं जो इतने पुराने हैं, इनको पीआईए के रूट्स को, इनकी इनहेरेंट वैल्यू क्या है, ये सब काम अगले 3 से 4 महीने में कंप्लीट करे और पीआईए को तैयार करे फॉर प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन की अब एक्टिव लिस्ट पे आ गई है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन शुड टेक होल्ड ऑफ ऑल दिस एंड मूव फॉरवर्ड ऑन पीआईए। आपने कहा कि पहले प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस था वो बड़े वीक तरीके से चलाया गया, इससे क्या मुराद है? क्या उसमें खराबी थी? देखिए, अगर आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है तो पहले तो आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन को स्ट्रेंथन करने का आज से अमल शुरू करें ना। उसका मतलब है कि आपको एक बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम वहाँ लानी पड़ेगी, प्राइवेटाइजेशन हेड से लेके प्राइवेटाइजेशन के नीचे तक आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, सेक्टर स्पेशलिस्ट बिल्ड करने पड़ेंगे, और फिर प्राइवेटाइजेशन को रिंग फेंस करना पड़ेगा कि वो जो काम करने जा रहे हैं उनको हम, जो बाद में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको बेशक बीच में बिठाइए ताकि कि उनको आप एक तकवीयत दें कि वो ये काम करें और इन गुड फेथ करें। और आपको इसी तरह जो पूरा प्राइवेटाइजेशन का बोर्ड है, मुझे मालूम है कि उसको अभी हमने थोड़ा अपडेट किया है, उसको बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स के साथ लाना पड़ेगा जो विजन मैंने आपके सामने रखे हैं वो इस विजन को बड़ी क्लियरली समझते हो।
वो ये भी समझते हो कि रीडिज़ाइन किस तरह करना है एनर्जी सेक्टर को, एविएशन सेक्टर को, और फिर लो हैंगिंग फ्रूट क्या है। मेरा ख्याल है 24 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं हु आर ऑन दी एक्टिव लिस्ट इस वक्त, तो उनको कैसे लेके चलना है, अगर RLNG पावर प्लांट्स पे मूव करना है, नंदीपुर पे मूव करना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर डिस्कोस को छोटा करना है, सो दे मस्ट बी वेरी विद द थिंग्स ऑन ऑल दिस, और इसको फिर आप आगे लेके चलें। NHA वगैरह का एक फ़र्क चीज़ है जिसको आप फ़र्क तरीके से लेंगे। उनके पास एक डेटा सेट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए ताकि उनके पास हर वक्त अपडेटेड डेटा हो। ये जो किताबें मैंने 3-4 लिखी बैठ के फाइनेंस में, ये मैंने इसीलिए लिखी कि हम डेटा तो पिकअप कर सकें। कोई ऐसा उनका मॉनिटरिंग सेल या फाइनेंशियल सेल होना चाहिए कि ये तो ऑनलाइन डेटा उनके पास सबका अवेलेबल हो ताकि वो उसका एनालिसिस कर रहे हों। और याद रखिए कि कोई भी इदारा जब प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर एक्टिवली आ जाता है, तो जब मैं कहता हूं कि ये वीक रहा, तो उसका मतलब है कि दे शुड टेक चार्ज ऑफ दैट अदारा। उनके पास तो इतनी अथॉरिटी है कि कोई भी चेंजेस ये अदारों में जब होते हैं तो दे हैव टू कंसल्ट बैक विद द प्राइवेटाइजेशन कमीशन। तो ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है। फिर कुछ अदारे ऑब्वियसली ऐसे होंगे जो इमीडिएटली नहीं जा सकते, उनकी जो आप कहेंगे जिस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इस पर भी हमने बहुत काम किया। हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल 2013 लिखे, फिर उनको 2017 में अपग्रेड किया। आई वाज द एंकर इन डूइंग दिस वर्क ऑल्सो। जब हमने ये काम इसलिए किया कि हम जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन में मूव नहीं कर सकते, तो इनको बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट आर देयर रिपोर्टिंग चैनल्स, इनके बोर्ड का क्या रोल है, बोर्ड की इंडिपेंडेंस क्या है, कमिटीज की इंडिपेंडेंस क्या है, CEO की इंडिपेंडेंस क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे आते हैं। ये सब चीजें भी हमने उस किताबों में लिखी हुई हैं। फिर ऑब्वियसली जो हमारा कंपनीज ऑर्डिनेंस है, जो कंपनीज उनके अंडर चलती हैं, उनकी अपनी इंडिपेंडेंस है कमर्शियल डिसीजंस की, और उनको कमर्शियली ये डिसीजंस लेने चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर कोई काम करवाना है उनसे, तो दे मस्ट पे फॉर दैट वर्क। सब्सिडी मस्ट बी वेल पेड। रेगुलेटर को भी बेहतर होना है और मार्केट मेकिंग करनी है हर जगह पे। ये अगर पूरा इकोसिस्टम बनेगा पाकिस्तान में, तो देन ओनली कैन यू मूव वेरी, जिसे कहेंगे बगैर हर्डल्स के, इन 212 अदारे और स्पेशली जो उसमें कमर्शियल अदारे हैं उनको ठीक करने के लिए। आई थिंक एक ओवरऑल। डॉक्टर साहब, अगर हम सिर्फ PIA की बात करें, चलें आप तो बाकी इदारों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आज चूंकि हम PIA में बात कर रहे हैं, तो PIA के इस मसले के हल के लिए, अगर हम प्राइवेटाइजेशन के लिए जाते हैं, तो मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितने अरसे में ये काम मुकम्मल हो सकता है? ये तो देखिए जी, जितनी जल्दी आप उसकी फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज डेट तो आपको कहीं ना कहीं उसका हैंडल करना पड़ेगा। फिर आपको जो उसकी निजी कंपनीज हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, उनको हैंडल करना पड़ेगा। जो होल्डिंग कंपनीज हैं उनको मेरा ख्याल है अलहदा करना पड़ेगा आपको, बिकॉज उनके अंदर 2 बड़े होटल चल रहे हैं। उनकी प्राइवेटाइजेशन या उनकी उनको डिसएम्बार्क करना एक तरह से इस सिस्टम से, वो एक अलहदा चीज़ होगा। फिर PIA के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे हैंडल करना है, बिकॉज बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो ऑब्वियसली शायद नया जो आने वाला ओनर है वो नहीं ले सकेगा। फिर ओपन स्काई पॉलिसीज़ जो हैं वो कहाँ पे हैं, हम उनको देखना पड़ेगा कि एविएशन की पॉलिसीज़ क्या हैं। जब आप इस सब चीज़ को पुट टुगेदर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना वक्त है ये सारा काम करने के लिए। और तब तक के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को, जैसे अभी 23 अरब रुपए मांगा जा रहा है। देखिए, उनके तो बेसिक तरीके ये होते हैं कि हम गवर्नमेंट की जो गारंटी है उसको खड़े करके कुछ लोनिंग करवा देते हैं, कुछ जो खर्चे हैं उनको डिफ़र कर देते हैं, कुछ जो इमीडिएट पेमेंट्स हैं उनको इंश्योर कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई बहुत बड़े रूट्स जो हैं इस वक्त उन पे लीकेजेस हैं, तो उनको फौरी तौर पे हमें संभालना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा। सो ये चीज़ें भी साथ साथ हमें करना पड़ेंगी। सो इट्स अ हैवी एफर्ट जो हमें डालना पड़ेगा इस सारे काम में। PIA का जो अपना रीस्ट्रक्चरिंग प्लान वो प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको भी देखना पड़ेगा कि वो इस नज़र से ना हो कि हमने PIA को चलाना है, बल्कि इस नज़र से अब बिल्ड किया जाए कि हम इसको जो काम करेंगे वो इसलिए करेंगे कि वी वांट टू टेक इट फॉर प्राइवेटाइजेशन, वी वांट टू प्रिपेयर द एयरलाइन और द कंपनी फॉर प्राइवेटाइजेशन। और इस नज़र से उसकी जो इमीडिएट, मैं उसको बल्कि रीस्ट्रक्चरिंग भी नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा कि उसमें जो चीज़ें सर्जरी करने के लिए हैं वो हमें करना पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, इदारे के अंदर से बड़ा रद्दअमल आता है, और फिर जो रद्दअमल लाने वाले लोग हैं, अगर वो सियासी तौर पर भर्ती हुए हैं और सियासी उनकी सपोर्ट हो तो वो भी साथ में मिल जाते हैं, तो एक हमेशा से काम मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि इसको टेक्निकली कैसे मैनेज करना पड़ेगा, और कैसे उनको समझाना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को कि भाई अगर ये ना हुआ तो हाल फिर स्टील मिल जैसा होगा, फिर कोई भी नहीं बचेगा, इदारा नहीं बचेगा तो कौन बचेगा?
दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। और मैं इसलिए कहता हूं कि पीआईए या कोई और इदारे को जब आप बेचने जाते हैं तो आप इंगेज करें इन सब लोगों के साथ, उनको इंगेज किए बगैर, पॉलिटिकल लीडरशिप्स को इंगेज किए बगैर, वाइडर ऑडियंस को इंगेज किए बगैर। और उससे मेरा क्या मतलब है, बताइए उनको कि टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, डीरेगुलेट किया, लिबरलाइज किया। आज कंपनीज हैं, कंपेटिटिव मार्केट है, आप उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं लाहौर, पेरिस, कहीं भी बैठा हूं, आपसे कनेक्ट करके स्काइप पे ये काम कर सकता हूं आपके साथ। अगर आप बैंकों को भी अपने पास रखते तो सोचिए कितने बड़े लॉसेस होते। जस्ट सी द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स जो बाहर से भी आया, मतलब एचबीएल जो है आगा खान की होल्डिंग है, इंटरनेशनल होल्डिंग है, पाकिस्तान में एक बड़ा टैक्स पेयर बना है बैंकिंग सेक्टर। आप कह सकते हैं कि आइडियल शायद आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिला, पर वो तो हम बतदरीज बनाएंगे। पर आज आप इन दो सेक्टर्स की मिसाल रखिए, क्या नौकरियां इतने सारे चैनल्स आने से बढ़ी हैं या कम हुई हैं? क्या टेलीकॉम के प्लेयर्स से कंपेटिटिव बिहेवियर और नौकरियां बढ़ी हैं या कम हुई हैं? क्या बैंकिंग सेक्टर के एक्सपेंशन से, और अब तो हम फिनटेक बैंक्स पे जाएंगे, उसके बाद आपने ये भी देखा कि इतने छोटे छोटे और जो स्मॉल बैंक्स हैं उन्होंने, कशफ फाउंडेशन, इस तरह के बहुत से बैंक्स बने। सो नौकरियां तो एक्सपैंड होंगी। ये लोग अगर आज ये समझते हैं कि इन 24-23 जहाज़ों से एयरलाइन में कोई एक्सपेंशन आनी है, तो एयर इंडिया को जाके देखिए, जब प्राइवेटाइज हुई, टाटा ग्रुप के पास गई, 425 नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर हुए हैं। तो क्या नौकरियां जो अभी 10, 15, 17 हज़ार के करीब हैं, वो बढ़ के 30 हज़ार पे जा सकती हैं? 425 में से आधे बोइंग एयरक्राफ्ट हैं और आधे एयर बसेज हैं। सो यू नो वी हैव टू एडवोकेट। देखिए, गवर्नमेंट का काम ये सारे काम तो करना है, पर सिग्नल करना, एडवोकेसी करना, ये सारा काम भी है। नेशन को प्रिपेयर करना, और जो लोग नहीं समझते उनको बैठकर समझाना है इन अच्छी मिसालों से जो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं।